जब जब भाजपा को लगता है कि चुनाव हारने वाले हैं तो हिंदू मुस्लिम, जाति विरुद्ध जाति, डिस्ट्रिक्ट विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट, फिर कभी कहते हैं दाऊद इब्राहिम को किसी ने मार दिया, किसी को दाऊद इब्राहिम का दोस्त बना देते, इकबाल मिर्ची का पार्टनर बना देते, लेकिन जब वो पार्टी ज्वाइन करे तो वो वॉशिंग मशीन से क्लीन होके आते हैं। और अगर जीतने वाले होते हैं भाजपा, तब सबका साथ सबका विकास के बारे में बात करते हैं। काफ़ी बार यही सोचता हूँ कि बहुत सारे लोगों से जो भाजपा में वॉशिंग मशीन में जाते हैं और भाजपा में जाते हैं, इतना जहर कहाँ से भरते हैं अपने मन में। तो ये जो गंदा मन है, ये जो काला मन है, ये जो नीच वृत्ति है, वो कभी महाराष्ट्र में थी नहीं। और ये भाजपा और ये जो बिंदे, इनकी जो नीच वृत्ति है, उसे तो तोड़ेंगे हम। मुझे लगता है आज भाजपा भी अगर आप देखें तो यहाँ आके महाराष्ट्र में ठाकरे ये ठाकरे वो, देश में अगर जाए तो नेहरू जी ने ये किया था, इंदिरा जी ने ये किया था। प्रधानमंत्री महोदय के नाम पे तो भाजपा नहीं वोट मांग रही जैसे 19 में मांगा था। मछली आप खाते हैं कि नवरात्रि में मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर हमारा प्रसाद होता है। हाँ, अष्टमी को हमारा प्रसाद होता है वो जी, लेकिन उनके हिसाब से तो ये हिंदुत्व के खिलाफ है। वो तो हमें कहते हैं जय भवानी जय शिवाजी मत कहो जी। उनकी जो भाजपा की जो इलेक्शन कमीशन है, हाँ। वो ये भी कह रही कि जय भवानी जय शिवाजी मत कहो। हाँ। आप खुद को हिंदू नहीं कह सकते, लेकिन भाजपा आपको हिंदू का सर्टिफिकेट दे सकता है। हमारा हिंदुत्व ये नहीं कहता कि आप ये कलर के कपड़े पहनो और ये खाओ। हमारा यही हिंदुत्व कहता है हृदय में राम और हाथ को काम। और दूसरी बात अगर आप देखें तो फुटबॉल में एक रूल होता है, जो मेसी होता है या रोनाल्डो जैसे सबसे मेन प्लेयर होता है, उसे ही घेरने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा मुझसे डरती है, इसलिए ये बातें करती है। अगर आप देखें तो भाजपा भी एक ऐसी पार्टी है जिसने बिल्किस बानो का रेप किया, उस रेपिस्ट को उसकी आरती करवाई और प्रचार में घुमाया है। और अगर मेरे हिंदुत्व के बारे में बात करें तो मेरे हृदय में राम है, लेकिन मेरा ये कर्तव्य है कि आपके हाथ को काम देना जी। ये लड़ाई ना हमारे नाम की है, ना हमारे चिन्ह की है, ना हमारे अस्तित्व की है। ये देश के लोकतंत्र के अस्तित्व की है, देश के संविधान के अस्तित्व की है। और इस बार मैं कहता हूँ आपको, कीचड़ में कमल नहीं खिलेगा। कीचड़ कितना भी कीजिए नहीं खिलेगा। साथियों नमस्कार, और आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आज के इस वीडियो की बात करें तो ये बहुत खास है। एक तो ये वीडियो मैं मुंबई में ही शूट कर रहा हूँ, चुनावों का माहौल है, और मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये है मातोश्री। आपने ये नाम हर जगह पर सुना होगा, खासतौर पर अगर महाराष्ट्र की राजनीति की आप बात करें तो यहाँ पर मैं बैठा हूँ, ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। इसके साथ ही बहुत कम समय ऐसा मिलता है जब कोई हम उम्र, कोई युवा ऐसा साथी मिलता है जो नेता है जिनसे हम बात कर सकें। आज के जो हमारे साथी हैं वो भी बहुत खास हैं। महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, आजकल बहुत सुर्खियों में भी रहते हैं। पिछले 2 सालों से हमारे साथ आदित्य ठाकरे जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आदित्य जी आपका। अभी आप दौरा करके ही आ रहे हैं, लगातार चुनावी माहौल भी चल रहा है। क्या देख रहे हैं, कैसी तैयारी चल रही है, ज़मीन पर क्या है, क्या 400 पार आ रहे हैं मोदी? कीमतें तो 2014 में ही 400 पार हुई थी गैस डीजल पेट्रोल की, लेकिन यानी अगर आप देखिए तो जो माहौल दिख रहा है महाराष्ट्र में हो, बिहार में हो, काफ़ी सारे अन्य राज्यों में, झारखंड है, पंजाब है, दिल्ली है, लद्दाख है, ये सारे पूछ रहे हैं कि हमें 10 साल में क्या मिला। अगर आप देखें तो हर एक राज्य में ऐसा लग रहा है कि अरे किसी दूसरे को कुछ मिला होगा तो ये सरकार अच्छी है, लेकिन अपने हाथ में तो कुछ आया नहीं है। बहुत सारे जुमले देखे, होर्डिंग्स पे देख रहे हैं, जुमलों का नाम अभी गारंटी कर दिया है। ब्रांडिंग रीब्रांडिंग में तो काफ़ी आगे पहुंच चुकी है भाजपा, लेकिन ज़मीन पे कुछ दिख नहीं रहा है। और अभी बहुत हो गया, ऐसे लग रहा है अभी अब की बार भाजपा तड़ी पर, ये नारा हर जगह सुनाई दे रहा है। बिल्कुल। देखिए, जब आपकी पार्टी टूटी, चीज़ें बदली, सरकार बदली, तब से आप एक चीज़ कहते आ रहे हैं कि चुनाव लीजिए, पता चल जाएगा कौन किसके साथ में है, जनता किसके साथ में है। अब एक चुनाव आ रहा है, आपको लगता है इसमें पता चल जाएगा जनता किसके साथ है, क्या माहौल है? ये चुनाव है, फिर विधानसभा भी आएंगे, फिर ये उम्मीद करते हैं कि म्यूनिसिपल पोल्स भी आएंगे, क्योंकि अगर ये भाजपा जीत गई तो ये आखिरी चुनाव हो सकता है। तो ये भी उम्मीद एक है कि इंडिया अलायंस जीत जाए, और ये दिख रहा है हर जगह पे, एक बैलेंस गवर्नमेंट बन जाए। क्योंकि हमारा पहला यही कर्तव्य रहेगा कि जो भाजपा संविधान बदलना चाहती है अपने हित के लिए, खुद के हित के लिए, जनहित के लिए नहीं, भाजपा हित के लिए, वो हम उससे रोकेंगे। दूसरा, अगर आप देखिए तो लोकतंत्र सच में धोखा में है। अगर आप देखिए तो यही धोखा हम फेस करने जा रहे हैं। जब महाराष्ट्र में धोखाधड़ी हुई, गद्दारी हुई, भाग के गए ये डरपोक लोग, तब 40 लोगों की सीट पे चुनाव होना ज़रूरी था, लेकिन वो नहीं हुआ। यहाँ के ट्राइब्यूनल ने, जो स्पीकर साहब ट्राइब्यूनल थे, उन्होंने अपना खुद का संविधान बना लिया और उनके हिसाब से निर्णय जो था वो ले लिया। लेकिन 40 सीट पे ये हमारे जो सांसद भाग गए, उनकी सीट पे चुनाव होना ज़रूरी था। उसके बाद अगर आप देखिए तो मुंबई हो, पूना हो, कोल्हापुर, नवी मुंबई, सोलापुर, नागपुर, नासिक, ठाणे, हर जगह चुनाव होना ज़रूरी था। चुनाव तो हुए ही नहीं। पूना
और लोकसभा, ये जो सांसद क्षेत्र है वहाँ भी चुनाव होना जरूरी थे। 1.5 साल से वहाँ चुनाव हुए नहीं है। पुणे और फिर चंद्रपुर की आवाज़ लोकसभा में नहीं थी 1.5 साल, लेकिन चुनाव हो नहीं पाए। तो ये भाजपा जो कहती है 1 नेशन 1 पोल, पहले सेनेट इलेक्शंस तो लेके देखे यहाँ मुंबई में, वो भी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें डर है, उनके मन में यही खौफ है कि आज जनता उनके साथ में नहीं है। ठीक, लेकिन आदित्य जी देखिए, जब हम चुनाव की बात करते हैं तो ऐसा होता है कि ऑन पेपर चीज़ें देखी जाती हैं, और पिछली बार आपके साथ जितने सांसद थे जो आपके पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आए थे, आधे से ज़्यादा अब आपके साथ नहीं हैं। ऐसे में इस बार आपके सामने चैलेंज ये भी है कि नए लोग हैं, नए प्रत्याशी हैं, चुनाव चिन्ह नया है, तो फिर ये चैलेंज तो होगा ना, और उनके पास तो नरेंद्र मोदी का नाम बिल्कुल है। लेकिन सूखे हुए पत्तों की अगर पतझड़ होती है तो उसमें बुरा क्या है? वो एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे नेचुरल अलायंस कहते हैं, ये नैसर्गिक है। सूखे हुए पत्ते, उन्हें तो पतझड़ होनी है। लेकिन अगर आप देखें तो आज जो आप देख रहे हो वो लड़ने को तैयार है, जीतने को तैयार है, क्योंकि जो भाग के गए वो भागे क्योंकि खुद को बचाना था। ज्वाइन और जेल की पॉलिसी तो चल रही है, तो उसमें ज्वाइन कर लिया उन्होंने, जेल उन्होंने मना कर दिया। लेकिन आज जो है, जो महाराष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं वो लड़े जा रहे हैं और जीतेंगे, ये तो मुझे पक्का पता है। अननेचुरल अलायंस की आपने बात की, अब कहा जाता है कि आप अननेचुरल अलायंस में हैं, आप हिंदुत्व भूल गए हैं, कांग्रेस के साथ चले गए हैं, एनसीपी के साथ चले गए हैं। ये बार बार कहा जाता है बीजेपी के नेताओं की ओर से कि बाला साहब ठाकरे जिनके खिलाफ लड़े, अभी आप लोग उनके साथ में ही हैं। आपने भी देखा होगा बाला साहब ठाकरे की एक पुरानी वीडियो बार बार चलाते रहते हैं कि मैं शिवसेना का कांग्रेस नहीं होने दूंगा, ऐसे तमाम चीज़ों के बारे में वो बात करते हैं। इसका जवाब आप किस तरह से देंगे? पहली बात तो वो जो वीडियो है पूरा, उन्होंने कांग्रेस को कांग्रेस की वजह से नहीं कहा है। जो तब 1999 में या 2000 साल में जो लीडरशिप का जो एक मेस चल रहा था लोकली, अगर वो पूरा वीडियो देखे, क्योंकि भाजपा तो वीडियो एडिट ये वो सब करने में तो अफलातुन है, बिल्कुल। यू नो, अगर वो कुछ फिल्में बनाए तो वो ऑस्कर जीत जाएंगे। जुमलों पे भी फिल्में बनाए तो ऑस्कर जीत जाएंगे, हैं उनके पास। वो तो ये यानी पूरी जो उनके नेतागण है, अगर आप देखें तो उसमें है। दूसरी बात ये है कि मैं आज भाजपा से पूछना चाहता हूँ कि जो भाजपा के नेता है, जो तब के भाजपा के सांसद हो गए, विधायक हो गए, नेता हो गए, जो ओरिजिनल भाजपा है वो कहाँ है? आज महाराष्ट्र में देखिए तो पहले 5 नाम भाजपा के कौन याद आते हैं आपको? जो अभी के 2019-2020 में उनको ज्वाइन कर गए हैं ज्वाइन और जेल पॉलिसी में, वो भाजपा के चेहरे बन चुके हैं। लेकिन जो ओरिजिनल भाजपा है वो कहाँ है? ये जो मिंदे सरकार बनी हुई है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसमें भी अगर आप देखें तो सीएम जो है ज्वाइन और जेल पॉलिसी में आ गए। 2 डीसीएम में से 1 डीसीएम चलो भाजपा के हैं, 1 एनसीपी के ज्वाइन और जेल पॉलिसी में आ गए। 10 मंत्री जो है वो हमसे तोड़े हुए डरपोक लोग जो थे उनको बनाया है। फिर 10 भाजपा के जो कहलाते हैं उसमें भी सिर्फ 6 ये ओरिजिनल भाजपा से है, 4 तो बाहर के ही है। जो स्पीकर जिसको बनाया है वो 3 पार्टी छोड़ के आप में आ गया है, तो भाजपा के लोग कहाँ गए? फिर 9 एनसीपी के टूट के आ गए। आज महाराष्ट्र में कोई भी भाजपा का आदमी जो ओरिजिनल भाजपा का कार्यकर्ता है, जिन्होंने हमारे साथ आंदोलन में वो रास्तों पे थे, लाठी काठी खाई है, जेल गए हैं, वो कहाँ है? पूना जिला के जो पालक मंत्री बना है फिलहाल पिछले साल में, अजीत पवार साहब, उनके खिलाफ 10 साल भाजपा लड़ी, भ्रष्टाचार के आरोप किए, कोर्ट में गए, जेल में गए, उनको पालक मंत्री बनाया, भाजपा के कार्यकर्ताओं के सर पे डाला। तो फिर भाजपा है कहाँ? और ये जो नेचुरल अलायंस की बात जो होती है, बिल्कुल थी हमारी नेचुरल अलायंस, लेकिन वो वाजपेयी साहब की भाजपा के साथ थी, जो सबको साथ में लेके चलती थी, जो हमें अपना दोस्त मानती थी। जब भाजपा ने उनकी जो हमारे साथ 25 साल की युति थी वो तोड़ दी 2014 के विधानसभा इलेक्शन में, युति उन्होंने तोड़ी थी। क्या अब हम हिंदू नहीं थे? क्या हम कम हिंदू थे? तो ये जो बातें करते हैं वो सिर्फ डायरेक्शनलेस बातें हैं, या लोगों को जो है भ्रमित करने की बातें हैं। अगर आप देखें तो कांग्रेस, हम और एनसीपी हमारे राज्य के लिए एक साथ आए, हमारे देश के लिए एक साथ आए। आज की जो भाजपा है उसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पसंद नहीं है। वो जो अधिकार आपको देता है, जो आपके कर्तव्य है, वो भाजपा समझते देना नहीं चाहिए। अगर आप भाजपा के मेंबर हो तो ही आपको ये अधिकार मिलने चाहिए, ये भाजपा की सोच है। अगर आप देखें तो भाजपा हमें भ्रमित करती रहते हैं, मटन मांस मच्छी ये वो। बेरोजगारी पर क्यों नहीं बात करती है? जो वादे थे 15 लाख का जो जुमला था, 10 साल होके गए, क्यों नहीं बात की है? 10 साल आपके हाथ में थे, चलो उन्होंने तो कहा था हर साल आपको 2 करोड़ नौकरियां मिलने वाली है। 10 साल में तो 2 करोड़ नौकरियां दीजिए। 2022 तक हर एक को घर मिलने वाला था, किसानों का जो इनकम है वो दुगना होने वाला था। तो ये सारी जो बातें हैं उस पर बात करें, बहस करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ले लें। प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो नहीं लेते हैं वो।
अच्छा, लेकिन आदित्य जी देखिए, आपने दो चीज़ें दो बार कही। आपने कहा कि अगर ये जीत के आते हैं किसी भी हालात में तो ये आखिरी चुनाव होगा, और संविधान बदलने की भी बात भी आपने की। आपको क्यों लगता है कि ये करेंगे ऐसा? ये मुझे एक भाजपा के पूर्व मंत्री ने भी कहा था, और पूर्व यानी ये जो 14 से 19 की सरकार थी उसमें से एक काफ़ी सीनियर भाजपा के नेता ने भी कहा है अब भी फिलहाल, और ये भाजपा की मेंटालिटी भी है। अगर आप देखें तो महाराष्ट्र से काफ़ी सारे लोग भाजपा के जो है वो संविधान बदलने की बात करते हैं। 2-3 और जो उम्मीदवार है भाजपा के, 4 या 5 उम्मीदवारों ने पिछले हफ्ते में ही कहा है, बोल दिया है कि हम जो संविधान है वो बदल देंगे। महाराष्ट्र में पंकजाताई मुंडे जैसे सीनियर नेता ने कहा है कि हम संविधान बदल देंगे। इज दिस नॉट प्रूफ इनफ? उनके मन में जो बात है, उनकी मन की जो बात है, वो देश के मन की बात नहीं है, ना देश के दिल की बात है। तो वो बदल के करना क्या चाहेंगे? जैसे आपके पार्टी को तोड़ दिया, एनसीपी को तोड़ दिया महाराष्ट्र में, अब संविधान बदल के और क्या करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि इसके आगे क्या कदम होगा? हाँ, हुकूमत। तो क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र के लिए यही हम पूछना चाहते हैं उनसे जी कि भाई 10 साल आपके हाथ में पूर्ण बहुमत की सत्ता थी, तब भी आज आप मटन मांस मच्छी पे बात कर रहे हो। रोजगार पे बात कीजिए, शिक्षा की व्यवस्था पे बात कीजिए, जो अर्थव्यवस्था है उस पर बात कीजिए, लेकिन बात करने को तैयार नहीं है। महिलाओं के बारे में, महिला सुरक्षा के बारे में बात कीजिए, बिल्कुल तैयार नहीं। तो ये मुद्दों को तो वो डिफ्लेक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन सर अगर आप देखें आदित्य जी, उनके पास एक चेहरा है, वो है नरेंद्र मोदी, और वो उसी चेहरे को लेकर, यानी मैंने भी एक पिछले हफ्ते वीडियो शूट किया था, मैं ग्रामीण महाराष्ट्र में था, वहाँ के प्रत्याशी का चेहरा नहीं था, एक ट्रक पर 6 मोदी के चेहरे थे, 6 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर, और केवल लिखा था बीजेपी के नाम पर वोट दें। वो तो मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, आप किसके नाम पर वोट मांगेंगे? क्या कोई चेहरा है, मुद्दे हैं, कि क्या होगा ऐसा जिसके नाम पर? मुझे लगता है आज भाजपा भी अगर आप देखें तो यहाँ आके महाराष्ट्र में ठाकरे ये ठाकरे वो, देश में अगर जाए तो नेहरू जी ने ये किया था, इंदिरा जी ने ये किया था, प्रधानमंत्री महोदय के नाम पे तो भाजपा नहीं वोट मांग रहे जैसे 19 में मांगा था। और 10 साल की सरकार में, 10 साल पूर्ण बहुमत की सरकार ऊपर भी, और अनेक राज्यों में भी, उन राज्यों को क्या मिला? बिहार को क्या मिला? झारखंड को क्या मिला? दिल्ली को क्या मिला? लद्दाख को क्या मिला? कर्नाटक को क्या प्राप्त हुआ? महाराष्ट्र के हिस्से में क्या आ गया? यहाँ तो अगर आप देखिए तो कोविड की स्थिति जब चल रही थी तब कभी यूनियन गवर्नमेंट ने पूछा नहीं। माइग्रेंट ट्रेन हम बोल रहे थे प्लीज़ खोलिए, तब उनको माइग्रेंट लेबर देखी नहीं। जब ट्रेन खोलना था तब बैनर पे देखी। फिर अगर आपने देखा होगा टोकते करके एक साइक्लोन आके गया, तब प्रधानमंत्री महोदय कभी महाराष्ट्र में नहीं आए, लेकिन गुजरात को 1,500 करोड़ दिए। तो हम गए भी थे, वो गुजरात गए भी थे। तो हम महाराष्ट्र किसी दूसरे देश में है, हमें क्यों ऐसी ट्रीटमेंट मिलती है? और यही मैं पूछना चाहता हूँ, हर एक राज्य ने ये सोचना चाहिए, हर एक नागरिक ने सोचना चाहिए कि 10 साल बीजेपी को हमने दिए, बहुमत के दिए, देश कहाँ गया? अगर आप महाराष्ट्र की स्थिति देखें तो महाराष्ट्र में पिछले 2.5 साल में भाजपा ने सरकारें तोड़कर, पार्टियों को तोड़कर, परिवारों को तोड़कर अपनी सरकार बनाई। केंद्र में उनकी सरकार थी, यहाँ भी सरकार थी। तो ये डबल इंजन की सरकार, दोनों इंजन फेल क्यों है? तो इससे तो हमारी सरकार ठीक थी। वो वहाँ होते हुए भी यहाँ हम इंडस्ट्रीज ला रहे थे, वो वहाँ होते हुए भी किसानों की मदद कर रहे थे, कर्ज मुक्ति कर रहे थे। तो आपको वाकई लगता है कि महाराष्ट्र के साथ ज्यादती हो रही है? आप ये बार बार मुद्दे उठाते रहे हैं उद्योगों के बाहर जाने का। मुलुंड की एक घटना है मुंबई में, जहाँ पर एक सोसाइटी में कहा गया था कि महाराष्ट्रियंस आर नॉट अलाउड। मुंबई में, महाराष्ट्र में ये कहा गया कि जो मराठी भाषी हैं उनको वहाँ पर अलाउड नहीं है। तो आपको क्यों लग रहा है कि महाराष्ट्र को कमज़ोर किया जा रहा है, अगर आपकी इस दावे को हम सही मानें? यही बात है। देखो अभी ऐसा है कि उनको मुंबई को तोड़ना है, यूनियन टेरिटरी बनाना है। तो ये बात तो उनके दिल में बहुत सालों से चली है, क्योंकि अगर उनको वो मुंबई को गुजरात से जोड़ नहीं सकते तो बुलेट ट्रेन लगा दो, मुंबई में जो पूरा धंधा है वो खत्म कर दो, यहाँ जॉब्स ही नहीं रहेंगे, फिर सारे चीज़ें जो है वो लूट के ले लो। जैसे अभी डायमंड बोर्स फोर्स कर रहे थे सूरत को जाने के लिए, वेदांता फॉक्सकॉन लेके गए गुजरात, वहाँ से भी निकल गया। एयरबस टाटा हो, बल्क ड्रग पार्क हो, मेडिकल डिवाइस पार्क हो, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट पार्क हो, वो छोड़िए हमारी वर्ल्ड कप की फाइनल जो वानखेड़े में ही होती आई है, चलो वानखेड़े तो ईडन गार्डन दे दो। और गुजरात से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, जो गुजरात के हक का है उनको मिलना ही ज़रूरी है, असम के हक का हो, मध्य प्रदेश का जो हो उनको मिलना ज़रूरी है। लेकिन जो यहाँ महाराष्ट्र में आ रहा है वो क्यों छीन रहे हो आप? और महाराष्ट्र सिर्फ अगर आप देखें तो एक ऐसा राज्य है, देश भर से लोग आते हैं सपना लेके यहाँ नौकरियों का, रोजगार का, अपनी जिंदगी बनाने का। वो सपना आप तोड़ रहे हो, हर एक का तोड़ रहे हो, पूरे देश का तोड़ रहे हो। जैसे एक सादा उदाहरण है, जैसे ही वेदांता फॉक्सकॉन को कहा गया कि महाराष्ट्र में नहीं जाओगे, आप धोलेरा में जाओगे, गुजरात में जाओगे,
यहाँ अगर वो फॉक्सकॉन का प्लांट होता तो 2 साल में अभी तक उनके काम शुरू हो जाता। ढोलेरा में कम से कम 8 या 9 साल लगते थे काम शुरू होने में। अच्छा, अभी की स्थिति ऐसी है कि फॉक्सकॉन ने कहा है कि हम वहाँ काम नहीं कर सकते हैं, माफ़ कीजिए, हम इस देश में काम नहीं कर सकते सेमीकंडक्टर के इंडस्ट्री पे। नुकसान किसका हुआ है? देश का हुआ है, क्योंकि एक ईगो प्रॉब्लम था। तो ये नफरत महाराष्ट्र के प्रति क्यों है, इतना द्वेष क्यों है, पता नहीं। तो फिर आप कह रहे हैं कि सब कुछ लेके भी जा रहे हैं, वहाँ पर भी सेटअप नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ वो कहते हैं मोदी की गारंटी, इसका शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मोदी की गारंटी का जवाब आदित्य ठाकरे या उनकी पार्टी कैसे दे? ठाकरे गारंटी तो है, और हमारा यही मानना है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो भी वादे हमने किए थे, जो भी वचन हमने दिए थे, किसानों को कर्ज मुक्ति का वचन दिया था। आप महाराष्ट्र में किसी भी किसान से पूछे, 2 लाख रुपए तक जो कर्जा था वो हमारी सरकार ने मुक्त कर दिया था। माफ नहीं हम कहते, क्योंकि हम माफ करने वाले कौन है? वो तो अन्नदाता है। लेकिन यही भाजपा की सरकार किसानों पे अत्याचार करती है, गोलियां चलाती है, लाठियां बरसाती है। हमने वादा किया था कि मुंबई हो, पुणे हो, छत्रपति संभाजी नगर हो, नागपुर हो, अर्बन डेवलपमेंट में हम आगे लेके जाएंगे। हम जितने फंड्स देते थे अर्बन डेवलपमेंट को, और जो आपको काम दिख रहे थे, फुटपाथ्स के हो या इनर रोड्स के हो, गलियों के हो, आज देखिए क्या स्कैम चल रहे हैं, शहरों को लूटा जा रहा है। कोविड के समय का जो था, जब उद्धव जी फेसबुक लाइव करते थे, जो भी आंकड़े थे, एक भी आंकड़ा छुपाया नहीं। तो यही बात है विश्वास की। और अगर आप देश में चुने गए हो, आप राज्य कीजिए, हमें यहाँ काम करने दीजिए, लेकिन सरकारें तोड़ना, बिगाड़ना, बनाना, यही में बस व्यस्त रहे हैं। गंदी राजनीति, यही में व्यस्त रहे सब लोग भाजपा के। बिल्कुल। चुनाव की अगर बात करें, आप लोगों के पास क्या मुद्दे लेके जा रहा है? आप अगर आते हैं, या आपके लोगों को क्यों चुनकर दे जनता? आपके क्या ऐसे मुद्दे? लोगों में गुस्सा है कि आज अगर आप देखें तो महिला सुरक्षा पे 2 ऐसे लोग हैं इस कैबिनेट में, जो महाराष्ट्र की कैबिनेट है, इलीगल है लेकिन कैबिनेट तो है। एक ने तो टीवी कैमरे के सामने एक महिला खासदार सांसद को बहुत बार गालियां दी है, ना सॉरी कहा है, ना रिग्रेट कहा है। उनको गेट आउट करना चाहिए था, लेकिन निकाला नहीं है। दूसरे ऐसे मंत्री हैं जिनको उद्धव साहब ने अपने मंत्रिमंडल से निकाल दिया था, उनको वापस उन्होंने बिठाया है, और इन्होंने उनका विरोध किया था। बिल्कुल। अगर आप देखें तो भाजपा भी एक ऐसी पार्टी है जिसने बिल्किस बानो का रेप किया, उस रेपिस्ट को उसकी आरती करवाई और प्रचार में घुमाया है। देखो, बिल्किस बानो की जात पात धर्म कुछ भी हो, महिला तो है, नागरिक तो है इस देश की, भारतवासी है। जो भी रेपिस्ट हो, उसे क्या आप आरती कर सकते हैं? उसे तो फांसी के फंदे चढ़ाना चाहिए। और यही गुंडे हमारे मंत्रालय में जाके रील्स बना रहे हैं। फिर आप देखते हो उसका नतीजा ये होता है, पूना में कोई कोयता गैंग होती है, नगर में कुछ अलग गैंग निकलती है। ये बात है। अगर आप देखें तो फिर किसानों की जो आत्महत्या है वो बढ़ी जा रही है। 2 साल में आप आज किसी भी जिले में जाइए, किसी भी गांव में जाइए महाराष्ट्र में, और पूछे आपके गांव में कौन आया, आपके जिले में कौन आया है, आपको कहेंगे उद्धव बाला साहब ठाकरे आके गए, आदित्य आके गए, शरद पवार साहब के कोई लोग आके गए हैं। लेकिन जो कृषि मंत्री है महाराष्ट्र के, वो ना दिखे हैं, ना नाम भी पता है, ना मिंदे कभी आके गए हैं, ना भाजपा का कोई आया है। होर्डिंग पे दिखते हैं लेकिन गांव में नहीं दिखते। अगर आप देखें तो युवाओं से पूछे, जाके रास्तों पे से पूछे कि आपको किस चीज़ों में व्यस्त रखा है, तो इसी में व्यस्त रखा है कि आज कोई फेस्टिवल है, रात भर नाचो। वो अधिकार है हमारा, एंजॉयमेंट का अधिकार है, वो युवाओं ने करना चाहिए। लेकिन क्या जॉब्स है? और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हमने लाई है, यही इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने हमें चैलेंज किया था कि व्हाइट पेपर निकालने वाले थे, हमारे जो क्लेम्स थे एमओयूज पे, निकाल नहीं पाए, क्योंकि जो जब मुझे लगता है किसी एक पेपर ने व्हाइट पेपर निकाला, 90% इंडस्ट्रीज कन्वर्ट हुए थे रियलिटी में। और इन्होंने जो डावोस में जाके मजा की है, फॉरेन ट्रिप्स पे जाके मजा की है, उसका नतीजा क्या है? एक भी जॉब आज महाराष्ट्र में नहीं, और जो जॉब्स थे उसे ढकेला जा रहा है गुजरात। ठीक। लेकिन आदित्य जी, मुझे एक बात बताओ, और ये रियलिस्टिक सवाल मैं आपसे पूछना भी चाहता हूँ, खुद समझने के लिए भी। और सॉरी एक ही मैं आपको उस पर लाना चाहता हूँ। तो चुनाव के मुद्दे जो है, ये चुनौतियाँ जो महाराष्ट्र देखी जा रही है वही है, और ये लोगों में गुस्सा दिख रहा है। लेकिन ये जो गुस्से की आप बात करें, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ था। आप रोज़गार की बात कर रहे हैं, आप किसानों की बात कर रहे हैं, आप बेरोज़गारी पर मुद्दा उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि किसानों का आत्महत्या हुआ। क्या लोग इसके नाम पर वोट देते हैं? क्योंकि अभी जो सवाल हम उठा रहे हैं, वोट तो राम मंदिर का नाम पर पड़ने वाला है। वोट ये कहा जा रहा है कि हिंदू ज़्यादा सुरक्षित है, हिंदू खतरे में था, जिसे सुरक्षित किया। ये देखिए, जब भी भाजपा के मन में थोड़ा डर निर्माण होता है, तो वो धर्म में वाद विवाद निर्माण करने की कोशिश करता है, जाति में वाद निर्माण की कोशिश करता है। अगर आप देखें तो 2013 से लेकर 2024 तक हर एक राज्य में जहां भाजपा ने सत्ता प्राप्त की है,
एक जाति को दूसरे जाति के खिलाफ लड़ा है और फिर कारपेट बॉम्बिंग करते हैं आके हिंदुत्व का। लेकिन हम सब, जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ, जब हमारी सरकार तोड़ी गई, जब पवार साहब का परिवार फोड़ा गया, जब महाराष्ट्र अन्याय फेस कर रहा है, जो आज किसान आत्महत्या कर रहा है, क्या वो हिंदू नहीं है? जो महिला अत्याचार फेस कर रही है, क्या वो हिंदू नहीं है? जो हमारे युवा जो है जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, क्या वो हिंदू नहीं है? जब हमारे साथ युति तोड़ी थी 2014 में, क्या वो हिंदू नहीं है? और जब आप सरकार बनाते हो तो आपकी जात पात धर्म कोई भी हो, आपका काम है, आपका कर्तव्य है संविधान के हिसाब से देश को चलाना। ये मेरा परम धर्म है संविधान। और अगर मेरे हिंदुत्व के बारे में बात करें तो मेरे हृदय में राम है, लेकिन मेरा ये कर्तव्य है कि आपके हाथ को काम देना। जी, आज अगर आप देखें तो जनवरी में जो बजट पेशी की थी निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने कहा था कि अब हमने देखा है इस देश में 4 जातियां हैं, किसान, महिला, युवा और गरीब। जो किसान के बारे में वो बात करती आई है, जब वो किसान दिल्ली की तरफ मोर्चा निकाले हुए थे, दूसरी बार, पहली बार तो मोर्चा निकाला हुआ था, फिर उन्होंने जो किसान कानून थे वो पीछे लिया, हाँ। लेकिन दूसरी बार जब उन्होंने मोर्चा किया, चलते गए दिल्ली तरफ, लाठीचार्ज किया, ड्रोन से टीयर गैस छोड़ा गया, फायरिंग हुई, किसानों को अर्बन नक्सल कहा गया, माओवादी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया। जो सारे बैरिकेड्स और फोर्सेस लद्दाख में चाइना के खिलाफ लगने चाहिए थे, वो एक तो लद्दाखियों के खिलाफ लगाए हुए हैं या फिर किसानों के खिलाफ लगाए हुए हैं। एक तरफ आप स्वामीनाथन साहब को भारत रत्न देते हो और दूसरी तरफ जिसकी आवाज़ स्वामीनाथन साहब ने दिल्ली तक पहुंचाई, उन्हीं पे लाठियां बरसा रहे हो। ये कौन सी जाति के बारे में आप बात कर रहे हो? जैसे मैंने कहा, महिला आज सुरक्षित नहीं है। आप महिलाओं से पूछें, गैस, डीजल, पेट्रोल, देखिए इकोनॉमिक्स का जीडीपी बहुत अलग होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। आम आदमी का जीडीपी क्या होता है? गैस, डीजल, पेट्रोल 2014 में क्या था, आज क्या है, आज का दाम क्या है और क्या वादा था? डॉलर, $1 को $1 मिलने वाला था, आज क्या है? अगर आप युवाओं की बात करें तो चलो हर एक राज्य में जाते हैं और पूछते हैं रोजगार है क्या, क्योंकि शायद हमें लग रहा है गुजरात में सारे लोगों के पास रोजगार है, गुजरात को लग रहा है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र को लग रहा है बिहार में है, बिहार को लग रहा है असम में है, असम को लग रहा है लद्दाख में है। किसी ने हाल ही में कहा था कि भाजपा की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी ये है कि आपको और मुझे लगता है कि मुझे तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन किसी का तो कुछ भला हुआ है, इसलिए मैं भाजपा को वोट दूंगा। और यही हमारा फेलियर है कि हमने ये देखा नहीं कि पूरे देश का नुकसान हुआ है। गरीब, आज गरीब को जाके पूछे यहाँ इस देश में रहना कितना आसान है या कितना जटिल है, कितना कठिन है। अगर इस देश में 80 करोड़ लोग राशन पे, फ्री राशन पे अपने जीवन बिता रहे हैं, तो फिर किसको आपने अबव पॉवर्टी लाइन लाया है? किसको आपने गरीबी से दूर हटाया है? आपका जो भाजपा का मानना है, जैसे पीयूष गोयल जी ने यहाँ महाराष्ट्र में कहा, मुंबई में कहा कि उनको मुंबई को स्लम फ्री करना है। पता है उनका सोल्यूशन क्या है? सारे स्लम्स को उठाओ और लेके जाओ सॉल्ट पैन लैंड में और रख दो। ये उनको गरीब हटाना है, गरीबी नहीं हटानी है, उनको गरीब हटाना है। वो तो धारावाहिक से शुरुआत भी उन्होंने की, बिल्कुल, और उनको लेके जाना है सॉल्ट पैन में। तो भाजपा का नारा है गरीब हटाओ, गरीबी हटाओ नहीं। लेकिन आदित्य, उनका जो मुद्दा है, या जब हम चुनाव की बात करें, वो तो ये सब मुद्दे उठा ही नहीं रहे, या इस पर अभी बात नहीं करते। जो 10 साल पहले उनके मैनिफेस्टो में था ना, 2 करोड़ रोजगार पर बात करते हैं, लेकिन बात होती है इसी पर है ना। मंदिर बना दिया, देखो जब 14 में जीते, आप नकली शिवसेना है, बिल्कुल, आप लोग हिंदुत्व भूल गए हैं, आप लोगों को क्या कुछ कहा जाता है, अब मियाँ उद्धव ठाकरे बन जाते हैं, कभी आदित्य ठाकरे को लेकर कुछ कहा जाता है। मछली आप खाते हैं कि नवरात्रि में मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर हमारा प्रसाद होता है, हाँ। अष्टमी को हमारा प्रसाद होता है वो जी, लेकिन उनके हिसाब से तो ये हिंदुत्व के खिलाफ है। वो तो हमें कहते हैं जय भवानी जय शिवाजी मत कहो जी। उनकी जो भाजपा की जो इलेक्शन कमीशन है, हाँ। वो ये भी कह रही कि जय भवानी जय शिवाजी मत कहो। हाँ। आप खुद को हिंदू नहीं कह सकते, लेकिन भाजपा आपको हिंदू का सर्टिफिकेट दे सकता है। और यही बात है, जब जब भाजपा को लगता है कि चुनाव हारने वाले हैं, तो हिंदू मुस्लिम, जाति विरुद्ध जाति, डिस्ट्रिक्ट विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट, फिर कभी कहते हैं दाऊद इब्राहिम को किसी ने मार दिया, किसी को दाऊद इब्राहिम का दोस्त बना देते, इकबाल मिर्ची का पार्टनर बना देते, लेकिन जब वो पार्टी ज्वाइन करे तो वो वॉशिंग मशीन से क्लीन होके आते हैं। और अगर जीतने वाले होते हैं भाजपा, तब सबका साथ सबका विकास के बारे में बात करते हैं। तो वो जो भाजपा 2014 में सबका साथ सबका विकास करने वाली थी, आज मुझे आप कहिए भाजपा के जो ओरिजिनल कार्यकर्ता है, उनका भी तो क्या विकास हुआ है? उनका भी साथ है उनको। यहाँ आप देखिए तो गोपाल शेट्टी जी बेचारे 10 साल से सांसद है, सबसे ज्यादा लीड लेके जीते हुए थे, उनको ही हटा दिया। हाँ। जो भाजपा में ऐसे काफ़ी जो नेता है, कार्यकर्ता है, जिन्हें मैंने अपने बचपन में देखा है, प्रचार करते वक्त उनके साथ घुमा हूँ, वो हमारे गाड़ी में बैठे घूमे हुए हैं, गली गली में गए हैं, प्रचार किए साथ में, लाठी काठी खाए है, उनको बाजू में करते। जो भी
कांग्रेस के हो, एनसीपी के हो, ये गद्दार गैंग के हो, सारे भ्रष्ट लोगों को उनके सर पे बिठाया है, उनकी सेवा में लगा दिया भाजपा के कार्यकर्ताओं को। तो ये भाजपा के कार्यकर्ता ने भी सोचना चाहिए कि आज किसकी सेवा में लगे हुए हैं। मुझे लगता है इन दर्शकों को ये भी बताना चाहिए जब ये बात कर रहे हैं कि माधव भंडारी के बेटे ने भी इसके ऊपर लिखा था कि मेरे पिता इतने साल तक बीजेपी के लिए काम करते रहे, बिल्कुल, और जब समय आया तब किसी और को दे देते हैं। लेकिन इसी को बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी आपको कहा गया है कि चुनाव आयोग की ओर से हिंदुत्व नाम का शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, आपके गाने में जय भवानी जय शिवाजी जो यहाँ पर नारे लगते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना, तो आप रोक रहे हैं या क्या करने वाले हैं? हम तो हमारा प्रचार जारी रख रहे हैं। चलो हिम्मत दिखाइए, भाजपा को पहले नोटिस भेजिए। और तो यही है, क्या हम हिंदू नहीं है? हाँ। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? अगर एक कानून भाजपा को लागू है तो वही कानून सबको लागू होना चाहिए। आप अगर देखें तो यही इलेक्शन कमीशन जो भाजपा की बन चुकी है, यही भाजपा, जैसे उन्होंने केजरीवाल साहब को अरेस्ट किया, जैसे उन्होंने सोरेन साहब को अरेस्ट किया, इनकी वजह से दुनिया भर में बदनामी हमारे देश की हो रही। जर्मनी ने हमारे डेमोक्रेसी पे सवाल उठाया, यूएस ने उठाया, काफ़ी सारे देश, काफ़ी सारे अगर आप देखें तो फॉरेन सिटीजन्स पूछ रहे हैं कि हमारे देश में संविधान है कि नहीं। और अगर आप देश में सचमुच देखें तो महाराष्ट्र में तो संविधान को राहुल नार्वेकर जी जो ट्राइब्यूनल के हिसाब से बैठे हुए थे उन्होंने तो ख़त्म कर ही दिया, लेकिन लोकशाही लोकतंत्र को भी ख़त्म कर दिया। और यही बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं, क्योंकि ये आखिरी चुनाव असल में हो सकता है ये चुनावी नारा नहीं है, ये भाजपा को भी पता है। जी, तो अब आप जब आगे बढ़ रहे हैं, अब अगर इसकी मैं बात करूं तो हम जाते हैं इसकी शुरुआत से। ये आपके लिए कितना अलग होगा? अब मेरे पीछे जो दर्शकों दिख भी रहा है, आपने जब से देखा या हम बचपन से जब से पार्टी देख रहे हैं, जब शिवसेना की बात करते हैं तो धनुष्य बाण चुनाव चिन्ह होता था। अब तो आपसे जब मैं बात करूँगा तो आपको मुझे नीचे लिखना पड़ेगा शिवसेना UBT, और आपका जो चिन्ह है वो भी बदल चुका है। धनुष्य बाण आपके पास नहीं है, वो एकनाथ शिंदे के पास है। शिवसेना नाम एकनाथ शिंदे के पास है। आपको दिया गया है मशाल का चुनाव चिन्ह। तो इस चुनाव चिन्ह के साथ जब आप जाते हैं तो शिवसेना को तो लोग धनुष्य बाण के साथ हमेशा जोड़कर आए हैं, तो ये भी तो एक चैलेंज है ना आपके सामने जब आप जा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक दुख की बात ये है कि हमारा जो नाम था, हमारा जो चिन्ह था धनुष्य बाण, वो छीना गया है। अली बाबा और 40 स्टोर जब भाग के गए तब उन्होंने सब वो जो लेना था लेने की कोशिश की, तो भी उनको राष्ट्रवादी कांग्रेस को भी फोड़ना पड़ा, फिर कांग्रेस को भी तोड़ना पड़ा, फिर यही नहीं बनता तो ठाकरे सरनेम भी चुराना पड़ा, तो भी अब बात बन रही नहीं है। लेकिन यही बात है, अगर आप देखें तो कोई भी इस राज्य का जो व्यक्ति है, इस देश का जो व्यक्ति है, आज शिवसेना यानी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जो कोविड के दौरान काम हुआ है, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र को कोविड के समय में हैंडल किया, जो आंकड़े वो देते रहे, जो स्पष्ट रूप से बात करते रहे, जो आंकड़े भी नहीं छुपाए, आंकड़े नहीं छुपाए। जो हमारे यहाँ अन्य राज्य से काफ़ी सारे मजदूर थे, उनको भी हमने अपील किया था कि आप भी हमारे ही हो, आपको बचाना हमारा कर्तव्य, हमारे साथ रहो, हमारे राज्य की प्रगति में आपका भी हाथ है, विकास में आपका भी हाथ है। तो ये सारे जो बातें हैं वो लोगों के दिल में आज भी बसी हुई है। और यही बात है कि आज जो बातें ये इलीगल चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, चलो आपको किसी और पार्टी में जाना था, आपको जेल से बचना था, कीजिए, लेकिन जो आज आप क्रिटिसिज्म कर रहे हो उद्धव साहब का, जिस व्यक्ति ने आपको सब कुछ दिया, आपकी पहली चुनाव की टिकट, आपकी पहचान, राजनीतिक पहचान, जो भी समाज में स्तर बन चुका था, पहले आपने तोड़ दिया, जो कुछ किया, लेकिन वो सब जिस व्यक्ति ने आपको दिया उसके सबसे कठिन काल में छोड़ के जाना, और आज जो बातें कर रहे हैं, इससे नीच और काला मन कभी मैंने ज़िंदगी में देखा नहीं है। आपने कहा सबसे कठिन काल, क्यों आपको लगता है वो कठिन काल था जब छोड़ के? क्या हुआ था उद्धव साहब को उस समय? ये सभी को पता है। पहले तो उस वक्त हम बात नहीं कर पाते थे क्योंकि कोविड भी हम संभाल रहे थे, लेकिन अगर आपने देखा होगा तो तब उद्धव जी की एक नहीं तो 2 सर्जरीज हुई। स्पाइन की सर्जरी हुई थी, 2 सर्जरी हुई थी, काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस थे उनके मूवमेंट पे। डॉक्टर्स ने उनको बबल में रखा था, और हर दिन जितनी भी एनर्जी थी, क्योंकि उनको रिकवरी, उनकी फिजियो, जो भी सारी एक्सरसाइजेस करनी थी, और मूवमेंट बॉडी की बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी। एज अ सन मैं देखता हूँ जितनी उन्होंने मेहनत की है, मुझे लगता है कोई भी इतना नहीं कर सकता था। उनकी जगह मैं होता तो मैं गिव अप कर देता था। जितनी उन्हें विल पावर दिखाई, जितनी उन्होंने ताकत दिखाई, मन की इच्छा दिखाई, और वो इसीलिए लड़ रहे क्योंकि आज महाराष्ट्र को ये जो डुबाना चाहते हैं भाजपा, उसके खिलाफ हम लड़ रहे। लेकिन तभी ये मिंदे गैंग ने और ये 40 डरपोक लोगों ने देखा कि अरे अपने पार्टी चीफ आज ज़्यादा हिल नहीं पा रहे हैं, तो क्या ही हमें संभाल लेंगे, क्या हम हमारा राजनीतिक करियर बनाएंगे, टिकट का क्या होगा, क्या पद देंगे, चलो अभी इनको धोखा देते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ये जो गंदा मन है, ये जो काला मन है, ये जो नीच वृत्ति है, वो कभी महाराष्ट्र में थी नहीं। और ये भाजपा और ये जो मिंदे, इनकी जो नीच
वृत्ति है उसे तो तोड़ेंगे हम। लेकिन आप मुझे बताइए, आप इन लोगों के साथ सालों से जुड़े हुए थे, पिछले 2.5 साल आप लोग साथ में बैठते थे, साथ में काम करते थे। अब जब देखते हैं आप, ये आपके पिताजी जब मुख्यमंत्री थे और अब भी जब भी बात करते हैं जो मौजूदा मुख्यमंत्री, वो कहते हैं कि फेसबुक से बाहर आप लोग आए नहीं, आपको लेकर कई टीके किए जाते हैं, कई सारी चीज़ें कही जाती है। तो ये तो वही लोग थे जो आपके साथ में थे। Exactly. ऐसा क्या हुआ, या अब आप लोग क्या फील करते हैं एज अ फैमिली? क्योंकि अगर आप किसी को टिकट देते हैं, इतना इन्वेस्ट करते हैं, एक शख्स को इतना भरोसा देते हैं और ऐसे 40 लोग आपके साथ गए, ऐसा क्या हुआ कि वो लोग चले गए और आप लोगों के बारे में आज दर्द की बात यही है? क्योंकि वो क्यों भाग के गए, काफ़ी सारे लोगों ने बताया भी कि क्यों जेल में जाने वाले थे, क्या घपले किए, क्या ये सब बाद में पता चला, लोगों ने बताया भी। काफ़ी सारे लोगों ने ऐसे भी शपथ लिए, कभी अन्न पे हाथ रख के कहा है कि हम भाग के नहीं जाएंगे, कभी किसी ने खुद के दादी पे हाथ रख के कहा है कि भाग के नहीं जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं। आज भी वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि सर यहाँ नहीं जमा तो वहाँ। मैंने बोला बस हो गया, ये तो जमेगा नहीं। क्योंकि ये जो नीच किस्म के लोग हैं जो ऐसे जाके कर सकते, देखो राजनीति में मेरी आपसे बनती नहीं है, आपकी पार्टी में बनती नहीं है, मैं इस्तीफा देता हूँ, मैं चला जाता हूँ, वहाँ खुश रहूँगा, आप खुश रहो, हाँ मैं यहाँ खुश हूँ। आइडियोलॉजीज बदल सकती है, विचारधाराएं बदल सकती हैं। ऐसे भी हो सकता है कि मुझे सत्ता हासिल के लिए कहीं जाना है, जेल से बचने के लिए कई लोग गए होंगे, लेकिन उसके बाद ऐसे बर्ताव करना, ऐसे विचार करना, ऐसी सोच लाना, इतना विष, इतनी जो घृणा है वो मन में लाना। मैं काफ़ी बार यही सोचता हूँ कि बहुत सारे लोगों से जो भाजपा में वॉशिंग मशीन में जाते हैं और भाजपा में जाते हैं, इतना जहर कहाँ से भरते अपने मन में? ये कौन सी ट्रेनिंग है भाजपा की कि फिर जहरीली बात करे, फिर वो शायद गांधी परिवार के बारे में हो, किसी रीजनल पार्टी के परिवार के बारे में हो, या किसी धर्म के बारे में हो। इतना जहर आता कहाँ से? और इस बार मैं कहता हूँ आपको, कीचड़ में कमल नहीं खिलेगा। कीचड़ कितना भी कीजिए नहीं खिलेगा। तो ये 40 लोग में से अगर कोई आना चाहे तो आप उन्हें वापस लेंगे या नहीं? दरवाजे बंद है। क्योंकि देखो काफ़ी बार ऐसे हुआ है, काफ़ी लोग जाके वापस भी आ गए, लेकिन उनकी यही बात थी, उन्होंने कभी हमारे खिलाफ या महाराष्ट्र के खिलाफ, चलो हमें आपने बैकस्टैप कर दिया, आगे से वार कीजिए, पीछे से कीजिए, जो करने कर दीजिए, वो तो एक अलग बात हुई, वो हमारा पर्सनल हो गया। महाराष्ट्र के खिलाफ किसी ने इतना बड़ा षड्यंत्र नहीं रचा था। जैसे इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार तोड़ी, जैसे इन्होंने सारे इंडस्ट्रीज जो महाराष्ट्र के थे वो वहाँ भेज दिए, जैसे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की है, जैसे युवाओं को बेरोजगार कर दिया है, जैसे किसानों को आज हतबल कर दिया है, इतनी खराब स्थिति कभी महाराष्ट्र की थी नहीं। और ऐसे लोगों को हम नहीं मानते हम कभी ले सकते हैं, जो हमारे साथ रहे, हमारे साथ लड़े, हमारे लिए लड़े, महाराष्ट्र के लिए लड़े, उनको ही साथ में लेके जाएंगे। ये गद्दारों को अभी, क्योंकि डरपोक जो है उसको क्या साथ में लेंगे हम? जब ये टूटे भी थे तो इन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे की जो आइडियोलॉजी है वो आगे लेकर जा रहे हैं। फिर पहले ये कहा कि हम उद्धव साहब के बारे में, आदित्य ठाकरे के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा गया। फिर ये कहा गया कि आदित्य ठाकरे की वजह से टूट के गए। फिर ये कहा गया कि आप इंटरफियर कर रहे थे। फिर कोई कहते कि आप मिलते नहीं थे। तो एक तरीके से आपको बताया गया है वजह पार्टी में स्प्लिट के, लोगों के जाने की। आपसे पहले भी ये बात कर चुके हैं, अब क्योंकि खुलकर बात कर रहे हैं, चुनाव का भी समय है और अब हम वो चैनल में नहीं रहे जिसमें आपसे बात करते थे। तो यहाँ पर यही पूछना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं? आप एक युवा हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, आप कोई मुख्यमंत्री बन चुका है, कोई कुछ बन चुका है, सीधा आता है आदित्य ठाकरे ने ये किया, आदित्य ठाकरे की वजह से हम वो गए। कभी कहीं पर किसी की डेथ होती है, आरोप आप पर लगाने की बात की जाती है। कभी कहते हैं कि आपके खिलाफ SIT बिठाएंगे, कभी कहते हैं कि आपको जेल में डाला जाएगा। आपके करीबी हैं सूरज चौहान, वो आपके साथ में काम करते थे, आपके PA थे, उन्हें जेल में डाला गया। आप किसी को टिकट दे देते हैं, 1 घंटे बाद वहाँ पर ED के लोग पहुँच जाते हैं, नोटिस देते हैं। तो इस सारी चीज़ को कैसे देखते हैं? आप पर इतना, आपके इमेज को लेकर ख़राब करने की कोशिश की गई, अलग अलग तरीके से आप पर कई घिनौने आरोप लगाए गए, इसका क्या जवाब आप देंगे? मैं तो सिर्फ चेहरा हूँ। भाजपा युवाओं से डरती है, क्योंकि युवा आज का डरता नहीं सवाल पूछने से। मैं तो 33 साल का हूँ। अगर आपने देखा होगा तो पिछले 3-4 साल में जो भी भाजपा ने करने की कोशिश की और ये गद्दारों ने करने की कोशिश की, जैसे आपने पहले कहा कि उद्धव जी हमारे भगवान है और आदित्य विलन है, वैसे ही जब 2004-5 में गद्दारी हुई थी तब बड़े साहब हमारे भगवान है, उद्धव साहब विलन है। बिल्कुल। तो हम दोनों का ये तो एक्सपीरियंस है। मैं तो उद्धव साहब को देख के ही यहाँ तक पहुँचा हूँ, और ये गद्दारी तो मैंने पहले भी देखी है, तो ये कुछ नए नहीं है। तो ये सारे रीजंस हैं। हिंदुत्व के बारे में बात करें तो ये भी है, जो सारे फंड्स हमने यहाँ के मंदिरों को दिए थे रिपेयर के लिए, वो सारे के सारे फंड्स ब्लॉक कर दिए। माँ एकवीरा जो हमारी कुल देवत है, वहाँ जो हम काम कर रहे थे वो इन्होंने रोक दिया। तो ये इनका हिंदुत्व है।
हम तो 3 या 4 बार अयोध्या होके आए, हमने ही कहा था कि पहले मंदिर फिर सरकार। हाँ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया, भाजपा का कोई लेना देना नहीं है राम मंदिर से अभी के हाल में। क्रेडिट तो लिया, बहुत सारा लेने की कोशिश की, लेकिन शंकराचार्य जी ने भी वहाँ जाके ये नहीं कहा कि भाजपा की वजह से, जाने से भी इनकार कर दिया था। तो यही बात है कि फिर उन्होंने कहा कि अजीत दादा फंड नहीं देते थे, फिर उन्होंने कहा कि नवाब मलिक देशद्रोही है, उनके साथ में हम बैठ नहीं सकते, फिर उन्होंने कहा कि कोई और इकबाल मिर्ची का पार्टनर उनके साथ नहीं बैठ सकते थे, फिर कहा कि हम एनसीपी के साथ नहीं जा सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें तो आप कर रहे हो, तो आप वहाँ जाके गुलाम बन चुके हो दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार के और गुजरात सरकार के। तो फाइनली यही है कि जितनी भी आप बातें करो, साफ बात, स्पष्ट बात यही है कि आपको जेल में नहीं जाना था, आप डरपोक हो और इसलिए आप भाग गए। और यही बात आज साबित होती है। मैंने तो कितने बार कहा है, चलो मुझ पे जितने आपको मुझे गालियाँ देनी है दीजिए, मैं तो टॉनिक समझता हूँ इसे। ट्रोल जब होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैंने बहुत बार ये चुनौती दी है। जो इलीगल सीएम हमारे स्टेट के मिंदे साहब, उनको तो मैंने बहुत बार कहा है, मिंदे जी को आइए सामने बैठिए, जैसे आज मेरे सामने आप हो, आप बीच में बैठिए सोहित जी। इसी चैनल पे मैं कहता हूँ, या चलो ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, इंडस्ट्रीज, रोजगार, एग्रेरियन क्राइसिस, जो आज किसानों की आत्महत्या बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर, इस पे बात करते हैं। उनका पूरा डिपार्टमेंट, चलो उनके डाइवोर्स ट्रिप के बारे में बात करते हैं, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, डाइवोर्स की छुट्टी के बारे में बात करते हैं। उनका पूरा डिपार्टमेंट उनके साथ बैठने दीजिए, मैं अकेला बैठता हूँ और बात करते हैं। मुझे सवाल पूछने दीजिए, उनको उनके सवाल पूछने दीजिए। बिल्कुल, आपने बार बार कहा है और कोई जवाब नहीं मिलता है, लेकिन नहीं, वो तो फिर किसी को कहते हैं कि चल जा आदित्य को गाली दे, तू ऐसे बात कर, तू ऐसे बात कर, ठीक है दीजिए। लेकिन जो सच है, सत्यमेव जयते, उसके बारे में तो बात कीजिए। जो आपने सूरज का कहा, सूरज के बारे में उन्होंने जो एक एलिजिड कोविड स्कैम, उनका दर्द यही है कि महाराष्ट्र की प्रशंसा दुनिया भर में हुई, और वैसी प्रशंसा गुजरात सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं हुई, जो टीवी पे दिख रहा था। तो यही बात है कि सूरज की जब अरेस्ट हुई, सूरज जिस कंपनी में काम करता है, अमोल और सूरज, उन्होंने उस कंपनी पर आरोप लगाया, सूरज को अरेस्ट कर लिया। जो कंपनी का मालक है आज मिंदे गैंग में नेता बन चुका है, तो ईडी क्यों नहीं उतारती उसको? क्यों नहीं घर जाती ईडी? उसके घर का पता नहीं उसको। तो यही बात है जी। लेकिन एक इसका आसान सोल्यूशन ये होता कि आप लोग 25 साल से साथ में थे, आप लोग अब भी रहते साथ में, ना ईडी लगती, ना सीबीआई लगते, ना कुछ होता। हम तो आराम से उनके साथ रहते थे, तो फिर देश में संविधान भी बदल जाता था। हम तो उनके साथ ही जाते थे, लोकतंत्र भी खत्म हो जाता था। महाराष्ट्र के जो हाल हो रहे हैं शायद, लेकिन वो देखा नहीं जाता। देखिए यही बात है, 14 से लेकर 19 तक जब उनके साथ रहे, 14 में तो धोखाधड़ी करी थी उन्होंने अलायंस तोड़ी थी, तो भी साथ में गए क्योंकि हमने सोचा था नेचुरल अलायंस है। 19 में भी जब उनका फ़ोन आया, काफ़ी सारे नेताओं ने रिक्वेस्ट करी, यहाँ मातोश्री में हो आके बातें करी, हम उनके साथ गए। जैसे ही चुनाव जीते वो बहुमत की, धोखा दे दिया। तो यही बात है, कितने बार धोखा सह लेंगे। और अगर आप महाराष्ट्र के हित में नहीं विचार करते, देश के हित में नहीं विचार करते, जो वादे आपने देश को दिए हैं वो पूरे नहीं कर पाएंगे या नहीं करना चाहते हैं, और सिर्फ खुद के सीट पे देखना चाहते हैं, तो हम ऐसी सरकार में और ऐसी पार्टी के साथ नहीं रहना सकते। आदित्य जी, आप मुझे बताइए कि वजह क्या थी? क्योंकि 2019 में कुछ पत्रकार हैं जो दिवाली के समय गए थे, तब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, और एक तरीके से ये बोला गया कि कोई सीट शेयरिंग की बात नहीं हुई थी, कोई हाफ की बात नहीं हुई थी, उद्धव ठाकरे झूठ बोल रहे हैं, ये सीधा कहा गया था, ऑफ रिकॉर्ड कहा गया, लेकिन सब चैनल्स पर चलाया गया। जो लोग उनके लोग गए थे, हर किसी ने इस मुद्दे को चलाया। तो इसका आप पर कितना असर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस पर भी बात करें। आपके पिताजी को झूठा कहा गया, ये कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं की गई, और ये खुद देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हाल ही में भी आपने इसके बारे में जिक्र किया। तो क्या ये एक वजह थी जिसकी वजह से आप लोगों ने तोड़ा कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद नहीं मिले? क्या ऐसी वजह थी कि आप लोगों के? सोहित जी, मैं आपको लंबा चौड़ा इसका जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि इस पर 5 साल में बहुत सारी बातें हो चुकी है। लेकिन एक ही मैं आपको उपाय देता हूँ, आपके चैनल पे एक पोल चलाइए, हमारे जो सर्वोच्च नेता है उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, उन पे विश्वास लोग करते हैं या भाजपा के सर्वोच्च नेता पे करते हैं? ये पोल चलाते हैं और देश भर से पोल लेते हैं। चलो सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, देश भर से लेते हैं और देखते हैं। तो यही बात है कि अगर आपके साथ कोई रहे, कोई परिवार रहे, कोई पार्टी रहे, आपके सबसे कठिन काल में रहे, और आप उसी पार्टी को दगा देते हो, उसी पार्टी को तोड़ने की बात करते हो, उसी पार्टी से दुश्मनी करते हो, और इतनी दुश्मनी कि आप उनकी सिक्योरिटी निकाल लेते हो, उनके परिवार को तोड़ने की कोशिश करते हो, गंदे आरोप लगाने की कोशिश करते हो, ये सारी जो बातें हैं ये इंसानियत की बातें नहीं है। ये राम राज्य नहीं है, रावण राज्य है।
तो यही बात है, हम रावण राज्य में नहीं रह सकते, हमें लाना है वो राम राज्य लाना है। तो वो जो है अभी हमारा हिंदुत्व ये नहीं कहता कि आप ये कलर के कपड़े पहनो और ये खाओ। हमारा यही हिंदुत्व कहता है हृदय में राम और हाथ को काम। जी, तो अगर आप लोग आते हैं सत्ता में, महाराष्ट्र की क्योंकि चुनाव अभी आने वाले हैं और आप मिले तो पूछना चाहूँगा, तो ये सारी जो मुद्दे हैं, क्योंकि हमने भी इस पर शोज किए हैं, एक विधायक यहाँ पर जो सिद्धिविनायक मंदिर के ट्रस्ट बनाए गए, उन्होंने गोली चलाई और वो भी गणपति के ही मिरोनक में, गणपति बापा की मिरोनक। बिल्कुल, सदा सरवण करके हम बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फेसबुक लाइव पर एक जो शिवसेना के नेता हैं उनको गोली चलाकर मार दिया जाता है। फिर हम देखते हैं एक बीजेपी के जो विधायक हैं वो शिवसेना के एक नेता पर जो है गोली चलाते हैं पुलिस स्टेशन में, उसके बाद फ़ोन करके बात करते हैं और कहते हैं हाँ मैंने गोली चलाई। इस अगर सरकार की बात करें तो केवल एक महिला मंत्री इसमें शामिल हैं और उनको ये वो वुमेन डिपार्टमेंट दिया गया है, एक क्लीशे के तौर पर ये सरकार में काम किया गया। क्या ये सारी चीज़ें वाकई बदलेंगी जब आप आएंगे सरकार में, अगर आते हैं? देखिए, आपको तो आपके सामने उदाहरण है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी के 2.5 साल और ये मिंदे सरकार के 2.5 साल, सिर्फ कंपेयर कीजिए हर एक स्टैट में। हाँ, शायद हम पब्लिसिटी में बहुत कम पड़े, चलो मान के चलते हैं, लेकिन हम पब्लिसिटी पे खर्चा करना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये जनता का पैसा है। जितनी पब्लिसिटी ये करते हैं, हर पेट्रोल पंप पे जितने सारे होर्डिंग्स लगाए हैं, उतने ही होर्डिंग्स का खर्चा अगर आप सब्सिडीज में डालो तो आज डीजल और पेट्रोल के भाव इतने नहीं होते। जितनी होर्डिंग्स आपने गैस की लगाई है, वही पैसा अगर आप सब्सिडीज में डालो तो हर एक महिला को गैस इतना महंगा नहीं पड़ता। तो यही बात है, प्रायोरिटीज क्या है आपकी, मटन मांस मच्छी या सरकार चलाना? लेकिन अब आपको मैं एक सवाल है ये कि आपको डर नहीं लगता, क्योंकि ये कहा जाता है अब आदित्य ठाकरे पर हम टारगेट करेंगे, आदित्य ठाकरे को जेल भेजेंगे, उनके करीबी को पकड़ लिया है, अगला नंबर आदित्य ठाकरे का, और ये नेता ऑन रिकॉर्ड कहते हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो ये तो खुले तौर पर चुनौती दे रहे हैं कि हमारे साथ आप नहीं आते, आप लगातार बोलते रहेंगे तो आपको जेल में तो डर क्या। और दूसरी बात, अगर आप देखें तो फुटबॉल में एक रूल होता है, जो मेसी होता है या रोनाल्डो जिसे सबसे मेन प्लेयर होता है, उसे ही घेरने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा मुझसे डरती है इसलिए ये बातें करती है। और देश में देखिए, जिस से भाजपा डरती है, वो पत्रकार हो, वो कोई खिलाड़ी हो, वो कोई राजनेता हो या कोई सामान्य आम इंसान हो, जिससे भाजपा डरती है उस पे भाजपा धमकाने की कोशिश करती है। मेरे आखिरी कुछ सवाल हैं, 1-2 सवाल, और ये पर्सनल सवाल है मेरा। तब मैं रिपोर्ट भी कर रहा था, जब ये पता चल गया था कि आपके जो विधायक हैं वो यहाँ से पहले सूरत गए, फिर गुवाहाटी गए, फिर गोवा गए और फिर मुंबई आने वाले थे, उससे पहले आपके पिताजी, आपका जो पूरा परिवार वर्षा में था, वहाँ से आप लोग निकले और वो बहुत भावुक पल था। जो लोग अगर महाराष्ट्र की राजनीति को फॉलो करते हैं, क्या चल रहा था उस समय आप लोगों के मन में? और ये सवाल वाकई लोग पूछना चाहते हैं। काफ़ी सारे मन में बातें थी, यानी एक तो था कि ऐसा क्यों, हमने क्या कम दिया। हाँ, एक बात है कि जब सर्जरी हुई, जब मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड थी, तो शायद उद्धव जी फिजिकली नहीं मिल पाए, लेकिन जो ये 2-3 लोग बोलते कि मिल नहीं रहे थे, वर्षा के अगर सीसीटीवी देखे तो हर दिन हमारे लॉन में बैठे हुए थे, हमसे बातें करते थे, सारे लोगों से मिलते थे, वीडियो कॉल्स पे तो बातें चलती थी। कोविड तभी संभाला उद्धव साहब ने, मैग्नेटिक महाराष्ट्र भी कम करने की कोशिश की, हम खुद डावोस जाके 80,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लाए। तो मन में यही था कि हमने क्या कम दिया आपको, और अगर आपको डर के ही जाना था तो एक बार बता तो देते ऐसे भागने से पहले। तो यही था कि चलो जो अपना है नहीं, अगर ये पीठ के पीछे अगर ऐसी बातें करना चाहते तो अपने घर जाए। और तभी हमें जनता ने संभाला, जनता हमारे साथ रही। लेकिन सबसे दर्द वाली बात मुझे एज अगेन अ सन, एज अ पॉलिटिशियन तब लगी जब ये सारे जो गद्दार हैं, जब उद्धव जी ने इस्तीफा दिया सीएम पोस्ट का, तब ये सारे लोग किस स्थिति में थे मुझे पता नहीं, क्या उनके खाने में पीने में था मुझे पता नहीं, लेकिन टेबल पे चढ़ के गंदी नाच की उन्होंने। अगर उनके एक्शंस देखे तो ये कोई अच्छा डांस नहीं था, ये चीप डांस जो कहते हैं। उनके मन भी वैसे है, बाद में बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में पता चली, बहुत सारे कैरेक्टर जो है वो पता चलने लगा है। यहाँ के उम्मीदवार हैं उन पे भी काफ़ी सारे आरोप लगे, मुंबई साउथ सेंट्रल के, लेकिन उसमें मैं जाना नहीं चाहता। एक ही बात है कि जैसे वो नाचे, कि कोई आपका पार्टी लीडर हो, आपका कुटुंब प्रमुख हो, जो सब आपको देता है, 24 घंटा आपके लिए बिताता है, आपके प्रचार में आता है, आपको जितवाता है, आपकी नहीं बनी, आप चले गए, लेकिन ऐसे कोई नाचता है? ये कौन सी संस्कृति हुई? और यही संस्कृति मुझे लगता है भाजपा से आई है, क्योंकि वो जो 10-12 दिन थे भाजपा की ट्रेनिंग थे सूरत और गुवाहाटी में। जैसे आज अगर आपने देखा होगा, वो भाजपा के एक चंद्रपुर के उम्मीदवार हैं, भाई और बहन के रिश्ते पे जैसे उन्होंने कहा है जी,
इतनी गंदी सोच। वो कल्चर मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, ऐसे कल्चर महाराष्ट्र का कभी था? इतनी गंदी सोच आ भी कैसी सकती है? और मैं यही कहता हूँ, जिन्होंने उस सोच के लिए प्रचार किया है, जो भी सेलिब्रिटीज हो, जो भी उनके कार्यकर्ता हो, क्या वो सोच को समर्थन करते हैं? क्या उनका डर ये था कि एक ठाकरे एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए, चुनाव लड़ लिए, एक ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए, अगर आप लोग सब कर रहे हैं या आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो उनको ये डर था कि अच्छा। और मैं ये एक बात जनता को ये भी कहना चाहता हूँ, जो आपके साथ में थे, जो गए, क्योंकि 2019 में मैं उस वर्ली में वहाँ पर मौजूद था जब आपके नाम का ऐलान किया गया, और तब हमने देखा था कि चीज़ें बदल रही थी। हर एक को सीट, मतलब ये बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि हर एक को दिया गया था कौन कहाँ बैठेगा, सीट शेयरिंग, जो लोग थे उनको सीट्स दिए गए थे, ऑर्गेनाइज किया गया था कि आप लोग जो है पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, पार्टी को जो स्ट्रीमलाइन था उसको बरकरार रख रहे थे। और शायद कुछ लोग नहीं चाहते थे आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए, उनको शायद ये डर होगा कि आगे जाकर आप काम कर रहे हैं, हर किसी से मिल रहे हैं, तो आप अगले नेता बनेंगे। कैसे आप वजह मानते हैं कि ये सारी चीज़ें हो भी सकता है, लेकिन ये BCCI को तो चुनाव नहीं था, ये तो मैं जनता से चुन के आया था। और ये बात तो सही है, उनके मन में डर था, और यही डर निकालने की हमने कोशिश भी की थी, क्योंकि उनको एक तो जेल से भागना था, उनको जेल में नहीं जाना था, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। देखो, मैंने उनके साथ बहुत सालों से काम किया है, ये मिंदे हो या कोई भी हो, बहुत साल में उनके प्लस माइनस जो भी उनका रंग रूप है, वो क्या क्या करते हैं, खेती किस प्रकार की करते हैं, ये भी मैं जानता हूँ। कौन से दिन खेती करने के लिए जाते हैं या कौन सी रात खेती करने के लिए जाते हैं, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन आज अगर आप देखिए तो उनको जेल में नहीं जाना था। और जब उद्धव जी ने उनको वर्षा में बुला के पूछा, वर्षा के लॉन पे 20 मई को मीटिंग हुई, और पूछा कि ये आप क्या करने जा रहे हो, सारी जो न्यूज़ है, सारे जो विधायक है, वो थोड़ा कह रहे हैं कि आपके मन में कुछ अलग चल रहा है, आप भागने चाहते हो, आपको भाग के जाना है, ये क्या बात है? तो वो रो पड़े और उन्होंने कहा कि मुझे जेल नहीं जा रहा है, लेकिन मैं ऊपर दिल्ली में जाके सिर्फ नाटक कर रहा हूँ, उनको फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, अरे अगर आपको CM बनना तो ये लो वर्षा की चाबी, आप आज बन जाओ CM, मुझे CM से कोई लेना देना नहीं है। उद्धव जी ने दे दिया था, उनको कहा था। लेकिन यही बात है कि अगर आपके पार्टी चीफ CM बन जाए तो क्या गलत है? सही बात। क्या आप इतने स्वार्थ को छोड़ नहीं सकते? लेकिन उनको जेल से बचना था, और यही बात सत्य है, और उनको सामने बिठाइए, मैं पूछता हूँ उनसे। जी, क्या आप अपने आप को आगे जाकर, क्योंकि अब ये खबर भी चल रही है कुछ दिन से, उद्धव साहब ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, उससे पहले इंटरव्यू में कहा था इंडियन एक्सप्रेस के, कि उनको देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वो आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री के लिए ग्रूम करेंगे, खुद दिल्ली जाएंगे। क्या ऐसी कोई बात हुई थी? एक, और दूसरा, क्योंकि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में नहीं थे, आप हिंदुत्व की भी बात करते थे, आप लोगों ने एक तरीके से एक ऑप्शन भी बता दिया था कि कैसे बीजेपी के साथ ना रहते हुए हिंदुत्व की भी बात की जा सकती है, सरकार भी चलाया जा सकता है, कोविड का भी काल निकाला, इसलिए भी तो आपके पार्टी को तोड़ दिया, एक तरीके से बदला लिया गया इन दोनों चीज़ों पर। देखिए, दिल्ली की बात जो उन्होंने की, जो दिल्ली वाले हैं उनके नेता, वो सावधान रहे, क्योंकि उनके मन में बहुत जल्दी दिल्ली और रिप्लेसमेंट की बात चल रही थी, बड़े बड़े पदों के लिए। तो वो अपनी अंतर्गत भाजपा की व्यवस्था है, मुझे पता नहीं उसमें, और ये मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ था। लेकिन मैं हो या उद्धव जी हो, हमारे कभी सपने भी नहीं था कि कोई हम में से मुख्यमंत्री बने या बन जाएगा। एक बात है, जब जिम्मेदारी आती है तो निभाना पड़ता है, वैसे ही उद्धव जी ने निभाया। हम दोनों की तो अप्रेंटिसशिप चल रही थी, अगर आपने देखा हो तो लर्निंग ऑन द जॉब जैसे था। पहली बार ही मंत्री या मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन दुनिया भर से कोविड क्या हैंडलिंग हो, प्रशंसा हुई। मुंबईकरों को लगता था यार अपना कोई आदमी मुंबईकर मुख्यमंत्री बन रहा है, किसानों को लगता था कि अपना भाई आज मुख्यमंत्री है, क्योंकि जब भी कोई आपत्ति आए तो यहाँ कोई ना कोई आ जाता है, मदद देता है। महिलाओं को लगता था कि इस आदमी पे, उद्धव बालासाहेब ठाकरे पे हम विश्वास कर सकते हैं। गरीबों को लगता था कि ये अपना आदमी है, और ये हर एक, अगर आप देखें, व्यक्ति को लग रहा था जब उद्धव जी मुख्यमंत्री थे कि ये आदमी अपना, आपला मानुस, ये भावना हर एक के दिल में थी। क्योंकि उद्धव जी कभी झूठ नहीं कहते और आलोचना नहीं करते किसी की। जो है मन की बात, दिल की बात एक ही है, मन में अलग, दिल में अलग ऐसे नहीं है। जो दिल में है वही ज़ुबान पे है। सही बात। लेकिन जो भाजपा को डर लग रहा था कि यार अगर ये महाराष्ट्र की तरक्की हो तो कहीं ना कहीं अपने जो पसंदीदा राज्य है वो पीछे रह जाएंगे। हम तो कहते हैं कि हर एक राज्य में इन्वेस्टमेंट आए, हर एक राज्य की तरक्की हो ताकि देश की तरक्की हो जाए। लेकिन ये डर, ये जो खौफ था, यही उनके मन में था। और जैसे मैंने कहा कि हम आज भी कोई सपना नहीं रखते। ये सपनों की बात जो होती है, ये जो सारे लोग भाग के गए उनके मन में होगा, स्ट्रगल उनके मन में देख रहे हो। लेकिन तभी हम ऐसे ही थे, आज भी हम ऐसे ही हैं, कल भी हम ऐसे ही रहेंगे। शर्ट भी वैसी है, वैसे ही है। आप तभी भी मुझसे मिलते थे, आज भी मुझसे मिलते हो। तभी मैं कहता था आदित्य ही कहिए, जी या साहब मत लगाइए।
आज भी बात वही है, क्योंकि यही होती है बात कि अगर जब आप मंत्री बन जाते हो तब कई लोग ऐसे हो जाते हैं तो अपने आसपास बहुत सारे ऑफिसर जैकेट वैकेट पहन के घूमते हैं, लेकिन जो आप हो वो रहना ज़रूरी होता है। आप अगर हवा में चले जाए तो आपको लगता है भारत का विकास हो गया है, लेकिन भारत का विकास आज भी बाकी है। आज भी चारों जातियाँ अगर आप देखें, किसान, महिला, युवा और गरीब, ये प्रगति से वंचित रहे। आज भी गैस डीजल प्राइसेस, पेट्रोल की प्राइसेस बहुत महंगे हैं। आज भी किसानों का जो इनकम है दुगना नहीं हुआ है। आज भी बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं। इनको जो वादे दिए हुए हैं वो पूरा करना ज़रूरी है, तो इसी की सेवा में लगे हुए हैं। जी, अगर बीजेपी कल कह दे कि आपको शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह हम देते हैं, शिंदे को साइडलाइन करते हैं, क्या आज बतौर ठाकरे और साथ में बीजेपी फ्यूचर में साथ आने का कोई चांस नहीं? क्या है बात इसकी नहीं है, बात इसी की रही नहीं है। वो अभी हमारे नाम, हमारे चुनाव चिन्ह की बात रही नहीं, हम बहुत काफ़ी आगे निकल गए हैं। बात यही है कि हमारे देश का संविधान बदलना चाहते हैं। आज जिसे हम भारत सरकार कहलाते हैं 75 साल में, आज क्या कहते हैं हो गया वो? एग्जैक्टली राइट। तो उनको नाम बदलना है, उनको देश का काम बदलना है, उनका देश का रूप बदलना है, देश की पहचान बदलनी है। और वो देश की पहचान ना देश के जुड़ों से जुड़ी हुई है, ना देश की संस्कृति से जुड़ी हुई है, ना देश के धर्म से जुड़ी हुई है। उनकी पहचान उनको भाजपा से जोड़नी है। और यही दर्द की बात है, यही तकलीफ की बात है। संविधान में जिसको अपने अपने अधिकार आज लगते हैं कि मेरे अधिकार पूरे हैं, वो बदलने चाहते हैं। और यही बात है। तो ये लड़ाई ना हमारे नाम की है, ना हमारे चिन्ह की है, ना हमारे अस्तित्व की है। ये देश के लोकतंत्र के अस्तित्व की है, देश के संविधान के अस्तित्व की है। मेरा आखिरी सवाल, 48 सीटें महाराष्ट्र में हैं। पिछली बार आप और बीजेपी अलायंस में थे, 41 सीटें जीती थी। इस बार क्या माहौल देखते हैं महाराष्ट्र में भी और देश में भी? महाराष्ट्र में भी और देश में भी इंडिया अलायंस अगर आप देखें तो बैलेंसिंग एक्ट और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेगी। जैसे भाजपा ने ये हिंदू मुस्लिम फिर जाति में फिर अलग अलग बातें शुरू की है, यही पहला इंडिकेटर है कि फर्स्ट फेज में भाजपा को पोलिंग बहुत ख़राब हुआ है। लोगों का विश्वास, भारत का विश्वास आज भाजपा पे नहीं है। बिल्कुल। आदित्य ठाकरे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बात किया। धन्यवाद। और दर्शकों को ये भी बताएं कि आमतौर पर कोई नेता के पास जब हम जाते हैं तो एक दिन पहले कोई कहता है क्वेश्चनर दे दो, क्या सवाल पूछोगे। आपको ना एक सवाल बताया गया, ना कुछ किया गया, लेकिन उसके बावजूद हर एक सवाल का ना केवल आपने जवाब दिया, बल्कि अच्छा ये भी लगा कि एक युवा साथी या एक युवा आदमी जब जा रहा है और क्लैरिटी इतनी है इस थॉट की कि जितने सवाल पूछे मैंने, हर एक सवाल पर आपने जवाब दिया। इस वक्त यही है, हमारी जो एज के जो लोग हैं, हमें यही सोचना चाहिए। आज देश में काफ़ी सारे राजनीतिक दल है या दलदल है, और हम किस पे झगड़ रहे हैं। 50 साल पहले क्या हुआ, 100 साल पहले क्या हुआ, किसी ने कोई सही कहा होगा, कोई गलत किया होगा। ये भूतकाल में कितने दिन रहेंगे हम? कोई भविष्य के बारे में कोई नहीं क्यों लड़ता? बिल्कुल। और इसी के बारे में हमें सोचना चाहिए और वैसे ही वोटिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। भविष्य की बात आदित्य ठाकरे दोस्तों कर रहे हैं और उसी के लिए वो लगातार महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। आदित्य ठाकरे से लगभग जितने सवाल हम पूछ सकते थे, हर एक मुद्दे पर बात की, उनके पार्टी के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, यहाँ के चुनाव के बारे में, और हर एक पर उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक छोटे से हमारा यूट्यूब चैनल है, बहुत कम अभी समय हुआ है हमें एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बनकर, लेकिन फिर भी आपने न केवल समय दिया बल्कि अच्छे से हर एक चीज़ पर बात की, और आपको शुभकामनाएं भी देते हैं इस चुनाव के लिए। मुझे पता है आप बूंद बूंद से ही तो सागर बनता है। तो 40-45 डिग्री की सेल्सियस में आप घूम कर आए हैं और उसके बाद भी तबीयत सही नहीं है, लेकिन फिर भी आपने बात की। दोस्तों, ये आदित्य ठाकरे थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। क्या आपके कोई मन में सवाल हैं? अगर अगली बार मिलेंगे तो हम वो भी पूछेंगे, वो भी आप बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। साथ ही साथ अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। हम यहाँ पर आम कैसे काटते हैं मैंने नहीं पूछा, ना ही ये पूछा कि आप बंटवा रखते हैं या नहीं। जो सवाल थे वो पूछे, और शायद इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। आदित्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।